बार बारिश ने तो बल्ले बल्ले कर दी। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतने दिनों तक लगातार बारिश होते नहीं देखी। सही है, इसी बहाने स्कूल ऑफ हो जा रहा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे 60-70 साल की है तू। 4 दिन पैदा हुए हुए नहीं और बातें देखो इनकी। इसी तरह हर बार तुम ऐसे टोकती रही ना तो देखना इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा किसी दिन। ठीक तो कह रही है मेरी बेटी। आज तक लगातार इतने दिनों तक बारिश कभी नहीं हुई। कहाँ मई में शुरू हुई थी और अब सितंबर आ गया। मुंबई में तो रेड अलर्ट जारी हो गया है। पर इसके फायदे भी तो है पापा। अगर इतनी बारिश नहीं होती तो गर्मी भी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी इस बार। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वैसे मैं क्या कह रही थी, मम्मी अगर आज आप टिकिया चाट बना दे तो बुरा नहीं होगा? ब्याह कर आई इसलिए थी ना मैं कि कभी समोसे बनाऊं, कभी कचौड़ियां, कभी चाट। बारिश तो मेरे लिए जैसे आई नहीं है। नैना तो हाथ खड़े कर देती है, पर ज्योति को तो चाट खाना ही था दोपहर के वक्त। क्या फिर तूने कढ़ी और चावल बना दिया बहू? कितना सुहाना मौसम है, यह नहीं हुआ कि पनीर की सब्जी बना दे। फ्राइड राइस भी बुरा नहीं होता, क्या मुकेश? अब मैं क्या बोलूं माँ, अभी यही खा लो। शाम में सब चलते हैं चाट पुचके खाने। शाम को अपने पूरे परिवार के साथ मुकेश पास के बाजार में जाता है, जहाँ यूं तो हमेशा चकाचौंध और रोशनी हुआ करती थी, पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। इतनी बारिश में अपनी छतरी लिए सिर्फ एक आइसक्रीम वाला बाजार में खड़ा था। अरे भैया, आज किसी ने अपनी रेडी क्यों नहीं लगाई? इतना सुहाना मौसम है, अभी तो वक्त है कमाई करने का। कहाँ है सब? तुम्हारी तरह बाकी सभी बाहर जाकर खा रहे होंगे, माल खत्म हो गया होगा तो सब चले गए। अब बारिश में कोई आइसक्रीम तो खाएगा नहीं, इसलिए बेचारा आइसक्रीम वाला यहाँ खड़ा है। नहीं नहीं भाभी, वो बात नहीं है। अब रेडी में चाट पूछ के लेकर निकलना, वो भी इतनी बारिश में, पूरा खाना खराब हो जाता है। ऊपर से बारिश के कारण पपड़ी पुचकों का कुरकुरापन भी चला जाता है, तो लोग शिकायत करते हैं। फिर अपनी सेहत को देखते हुए आजकल लोग ये सब खाना भी नहीं चाह रहे, तो रेडी वाला लगा कर क्या करेगा। वैसे अभी कोई आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहता, पर अगर हमने कुछ नहीं बेचा तो 3 वक्त का खाना कैसे मिलेगा। आइसक्रीम वाले की बात सुनकर सभी की नजरें झुक जाती है। अपनी गाड़ी घुमाकर मुकेश एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां उसका पूरा परिवार खाना ऑर्डर करता है। हर बार चाइनीज खाने को देखकर उतावली हुई ज्योति इस बार बिना किसी एक्साइटमेंट के कहती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों को तो इस बारिश से फायदा ही हुआ है पापा। जिस रेस्टोरेंट में कोई आता नहीं था वहां भी इतनी भीड़ है, पर रोड साइड छोटे मोटे स्टॉल्स लगाने वालों का तो बहुत नुकसान हो रहा है। बात तो तू सही कह रही है बेटा। अब तू स्कूल जाए या ना जाए, तेरे स्कूल के टीचरों को सैलरी तो मिल ही रही है और स्कूल वाले फीस भी पूरी ले रहे हैं। बारिश का मौसम है तो सभी का स्वादिष्ट खाना खाने का मन कर रहा है, जिस कारण राशन वालों की बिक्री और रेस्टोरेंट वालों के ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। पर इन सब में पीस रहे तो ये गरीब ठेले वाले। अरे पर हम पूरी दुनिया का ठेका भी तो नहीं ले सकते ना। तेरे पति की दुकान में कौन से पहले की तरह ग्राहक आ रहे हैं बारिश में? लोग उतने कपड़े नहीं ले रहे हैं। अब नुकसान तो सभी का हो रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा। पर उस नुकसान के बाद भी हम रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर सकते हैं, और उन लोगों को 3 वक्त के खाने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। पापा भूख लग रही है, माँ से कहिए कुछ बना दे। कब से आवाज लगा रही हूँ पर उनकी नींद नहीं खुल रही। तबीयत ठीक नहीं होगी तेरी माँ की, रुक मैं जरा जाकर देख कर आता हूँ। मनोज अपने घर के हॉल से कमरे में जाता है, जिसकी छत बुरी तरह से यहाँ वहां से टपक रही थी। ऐसी हालत में तुम सो कैसे रही हो विद्या? पूरा बिस्तर तो गीला हुआ पड़ा है। तभी अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए विद्या कहती है, हमारी रसोई में जो 4-5 बर्तन थे वो भी इस टपकते पानी को रोकने के लिए यहाँ वहां रखे हुए हैं। रसोई में कुछ है ही नहीं, खाली रसोई में जाकर बैठू क्या? यही चाहते हैं आप? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है विद्या? इस तरह से तुम कभी बात नहीं करती। जिस माँ का बच्चा भूखा हो वो ऐसी ही बात करेगी ना। घर में एक दाना खाना नहीं है, जो कुछ था पिछले 2 महीनों में खत्म हो गया। 60 दिनों में सिर्फ 10 ही दिन रेडी लगाई आपने। जो 2 पैसे मैंने जरूरत के लिए जोड़ कर रखे थे वो भी मैंने घर के राशन लाने में लगा दिए। अब तो कोई कमाई का साधन भी नहीं दिख रहा। कैसे मैं अपनी गुड़िया को खाना खिलाऊं? नजर नहीं मिलाई जा रही थी मेरी उससे, इसलिए कमरे में आकर सो गई। तभी विद्या के बगल में सो रहा 2 साल का मुन्ना जाग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जब खाने के ही पैसे नहीं है तो दूध कैसे पिलाऊं इसे? सुबह आशा से चीनी पानी लेकर आई थी, उसी का घोल बनाकर सुबह से पिला रही हूँ, पर अब तो वो भी खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। लगातार 3-4 महीने बारिश होगी और वो भी इतनी मूसलाधार। तो रेडी लेकर बाजार में निकलूं भी कैसे? 2 मिनट भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही।
आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इसके पहले कभी बारिश हुई ना हो। हर बार बारिश में रेडी लगाई तो है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल लगाई है, क्योंकि इन दिनों बारिश के मौसम में भी कुछ घंटे के लिए बारिश रुकती थी तो प्लास्टिक का तंबू सा बनाकर चाट बेच लिया करता था मैं। पर इस बार तो बारिश ऐसी मूसलाधार हो रही है कि वो प्लास्टिक का तिरपाल ही टूट जा रहा है। यहाँ घर पर बैठा हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कैसे रेडी लगाऊं। कई लोगों से बात की थी मैंने कि घर से ही चाट बनाकर ला दूं क्या, पर आजकल ऑनलाइन चीजें हमसे पहले उनके घर पहुंच जा रही है तो कौन मुझसे चाट खरीदेगा। अपने पति की झुकी नजरें देखकर विद्या की आंखें भर आती है। माफ कर दीजिए मुझसे बच्चों की भूख सही नहीं जा रही। मुझे पता है आप कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए। लगातार बारिश होने के कारण हर तीसरे घर में सीलन और छत लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी। ना कहीं सीलन ठीक करने वाला मिस्त्री मिल रहा था, ना ही प्लम्बर। ऐसे में मनोज अपना दिमाग लगाता है और 2 पैसे कमाने के लिए मिस्त्री बनकर यहाँ वहाँ काम ढूंढना शुरू कर देता है। क्या बात है, किसका काम है? अरे राहुल बेटा, मैं मनोज, पहचाना नहीं मुझे? चाट खाने आते थे ना तू मेरे पास। वो क्या ना, बाजार में भैया आए थे, वहाँ सीलन ठीक करने वाले मिस्त्री को ढूंढ रहे थे। हमारे शहर में तो सारे मिस्त्री ट्रेन पकड़ कर आते हैं, अभी कितनी ट्रेन तो कैंसिल हो गई तो वो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मिस्त्री मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ ये बात तो है मनोज भैया, पर सिर्फ ये बताने के लिए आप इतनी बारिश में यहाँ तक आए हैं, वो भी बिना छाते के? नहीं नहीं राहुल भैया, वो मैं क्या कह रहा था, बारिश के कारण मैं अपना ठेला नहीं लगा पा रहा हूँ। सीलन ठीक करना हो, घर की सफाई करना, रंग पुताई करना हो, ये सब तो बचपन से ही आता है मुझे। सोच रहा हूँ ये काम कर लूँ तो 2 पैसे मैं भी कमा लूँ। तो कहाँ है सीलन? ये कहकर जैसे ही अपने गीले कपड़े और गीले पैरों से मनोज राहुल के घर के अंदर घुसता है, उसके पापा दहाड़ते हुए बाहर आते हैं। तू पागल हो गया क्या राहुल? रेडी वालों को भी समझ में नहीं आता, ढंग से बात क्या कर लो, खुद को हमारे दर्जे का समझने लग जाते हैं। पूरा कालीन खराब कर दिया, बाहर निकल तू। कल तक चाट बना रहा था, आज सीलन ठीक करेगा। घर के अंदर घुसने का अच्छा उपाय ढूंढा है तूने। ऐसे ही लोग चोरी करते हैं। अरे राहुल, तुझे समझ होनी चाहिए, बच्चा नहीं है तू। कभी इसके घर कभी उसके घर, कुछ 4-5 घंटे यहाँ से वहां भटकने के बाद भी मनोज को कोई काम नहीं मिलता और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। ये लो विद्या, ये कुछ सब्जियां और आटा लेकर आया हूँ, और ये दूध का पैकेट, बच्चों को खाना खिला दो। मतलब आपको काम मिल गया पापा? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तेरा बाप खुद का काम करता है बेटा, और काम मुझे मिला नहीं है, मैंने लोगों को काम दिया है। चल अब जा, जल्दी से खाने बैठ जा। विद्या फौरन खाना बनाकर पिंकी को खिलाती है, फिर अपने मुन्ने को दूध पिलाती है और फिर कहीं जाकर खुद के लिए और मनोज के लिए खाना लेकर रसोई से बाहर आती है। पैसे कहाँ से आए आपके पास? साइकिल बेच दिए, अब उन पैसों से 15-20 दिन गुजारा तो हो ही जाएगा। विद्या को समझ में आ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह छतरी उठाए विद्या काम की तलाश में निकल पड़ती है और घूमते घूमते पहुंचती है नैना के घर। पर कहीं पुलिस थाने में या कहीं खुद की पहचान बताइए तुमने? ऐसे कैसे मैं किसी अनजान को रख सकती हूँ काम पर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बहू, घर में काम ही कितना है जो तुझे काम वाली रखनी है। अपने घर में हो रही चर्चा को सुनकर ज्योति कमरे से बाहर आती है। यार मम्मी, एक तो टीवी सही से काम नहीं कर रहा, फोन में सीरीज देख रही हूँ, वो भी तुम लोग देखने नहीं दे रहे हो, जरा धीरे बोलो ना। अरे बेटा, ये काम वाली रखने का डिसाइड कर रहे हैं, अब उस पर डिस्कशन तो घर के अंदर ही करेंगे ना। ज्योति की नजर जैसे ही विद्या पर पड़ती है वो किसी सोच में डूब जाती है। आप तो मनोज भैया की चाट की दुकान पर आती थी ना, मैंने आपको कई बार देखा है। देखा भाभी, मुझे पहचान लिया। अरे दीदी, वो मेरे पति है। तुम मनोज की बीवी हो? वो तो अच्छा खासा कमाता था, फिर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? बारिश में ठेला कहाँ लगा पा रहे हैं भाभी। नौबत यह है कि एक वक्त खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है, घर की चीजें बेचनी पड़ रही हैं। वो तब ऐसे भी घर पर रहते हैं, तो मैंने सोचा वो बच्चे संभाल लें और मैं झाड़ू कटके का काम कर लूं। तुम आज से काम शुरू कर सकती हो। नैना विद्या को बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए रख लेती है। सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। फिर एक रोज, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है राजमा बना रही हैं भाभी। हाँ सही समझा विद्या, ज्योति को राजमा बहुत पसंद है ना, उसी के लिए बना रही हूँ। पर हर बार ना मेरे राजमा जरा कच्चे ही रह जाते हैं। एक काम कीजिए भाभी, कुकर में 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। इससे क्या होगा, किसी को गैस भी नहीं होगी और राजमा भी जल्दी पक जाएंगे। सच में? ट्राई करती हूँ। वैसे एक बात बताऊं,
तू आराम से खाना बनाने का काम भी कर सकती है। नैना विद्या की बात मानकर एक छोटा चम्मच अजवाइन राजमा में डाल देती है, जिससे राजमा बिल्कुल सही से पकते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए भाभी, आप तो बरसों से खाना बना रही है ज्योति बिटिया के लिए। पर मैं कह रही थी कि राजमा पकाने के बाद अगर आप उसमें 1 चम्मच मक्खन और कसूरी मेथी डालकर अच्छे से तड़का लगा देना, तब जो राजमा में स्वाद आएगा, वाह वाह करते रह जाएंगे आप। अरे, तू इतना घबरा कर डर डर कर क्यों बोल रही है? तू भी इस घर की मेंबर है। तेरे पति के हाथ का चाट खाकर ही मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। तेरे हाथ के टेस्ट पर मुझे पूरा भरोसा है। विद्या की बताई तकनीक से आज नैना खाना बनाती है और खाने की टेबल पर सभी को परोसती है, तो खाने वाले तो खाकर इम्प्रेस हो जाते हैं। आज लगा भाई खाना खाने जैसा, वरना बहू पूरे बारिश का सीजन निकल गया, पर जो खाने में स्वाद चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था मुझे। बिल्कुल सही कहा जी आपने। बहू की कड़ी चावल दाल चावल खाकर तो मैं भी बोर हो गई थी। वैसे राजमा भी बहू कुछ खास अच्छा नहीं बनाती, पर आज तो सही में स्वादिष्ट और पके हुए भी है। चलिए, आपको खाना अच्छा लगा मम्मी जी, खुशी हुई मुझे। शाम के वक्त नैना सभी के लिए चाय बना रही थी, तभी बाहर से महेश आवाज लगाकर कहता है, चाय के साथ चटाकेदार मुरमुरे भी तैयार कर ले बहू। ये लो, इनकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। बारिश का मौसम है, सारे मुरमुरे सौगे हो गए, अब कहाँ से बनाऊं मुरमुरे? मैं उन्हें ठीक कर दूं भाभी? विद्या गैस पर एक खाली कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें सॉफ्ट हुए मुरमुरे डाल देती है और 1-2 मिनट तक चलाती है। गरमाश लगने के कारण मुरमुरे फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। उसमें सरसों का तेल, चाट मसाला, मिक्सचर, मूंगफली और उबलते हुए चने डालकर चटपटे मुरमुरे तैयार करके विद्या नैना को चखाती है। ये क्या बना दिया तुमने विद्या? तेरे हाथ का स्वाद इस तरह वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तुझमें बड़ा टैलेंट है। मुझे तो लगा सिर्फ मनोज भैया को ही चाट बनानी आती होगी, पर मसाले की परख तो तुझे भी अच्छी है। वो जिस चाट की रेडी लगाते थे ना, इसकी सारी सामग्रियों की तैयारी मैं ही करती थी भाभी। वो तो रात में थक कर आते थे और खा पी कर सो जाते थे। रात से ही चने भिगोकर, दाल भिगोकर, दूध जमाना, इमली का पानी तैयार करना, सुबह उठकर आलू उबालना, पानी पूरी तैयार करना, वो सब मैं ही करती थी। नैना सोच में पड़ जाती है और ज्योति और मुकेश के साथ इस बारे में डिस्कशन करती है। बात तो तुम सही कह रही हो नैना, इस तरह हम उनकी मदद भी कर पाएंगे और हमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ पापा, इस तरह हम उन सभी रेडी वाले और रोड साइड छोटे व्यापारियों की मदद कर पाएंगे, जिनका बिजनेस ऑफ सीजन या बारिश के वक्त नहीं चल पाता। मुकेश, नैना और ज्योति विद्या के साथ उसके मोहल्ले में जाते हैं और आसपास के सभी रेडी वालों को एक साथ बुलाकर इकट्ठा करते हैं। कमाई तो मेरे भी 2 रुपए की नहीं हो रही भैया, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अकेले नहीं, पर साथ मिलकर हमारी मदद से तो तुम सब बहुत कुछ कर सकते हो। हम सब मिलकर कम्युनिटी किचन शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए जगह मैं आपको दूंगा। मेरे घर के ऊपर का मंजिला खाली है, आप सब मिलकर खाना पका सकते हैं और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हैं। सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, पर अभी जैसी हालत है हमारे पास तो राशन खरीदने की भी पैसे नहीं है। जगह के साथ पहले स्टॉक के लिए जो राशन लगेगा वो हम आपको देंगे, पर आप सीजन में आराम से जो चाहे बनाकर ऑनलाइन भेज सकते हैं। एप्लीकेशन हैंडल करने का काम ज्योति आपके लिए कर देगी और इस सब के बदले आप सभी को हमारे साथ प्रॉफिट साझा करनी होगी। कुछ से कुछ ना सही दीदी, आप लोग हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ना जगह का किराया मांग रहे हैं, ना ही कुछ, और ऊपर से हमारे पहली बार राशन का पैसा भी दे रहे हैं। हम तैयार हैं। एक साथ 10-12 लोग मिलकर इस कम्युनिटी किचन को ज्वाइन कर लेते हैं और सुधा के घर के ऊपर के मंजिले में राशन गैस चूल्हे के साथ पहुंच जाते हैं। मनोज अंकल, पहला ऑर्डर आ गया। सच में बिटिया? हाँ, और टिफिन सर्विस भी मांग रहे मीना भाभी, जल्दी से 10 टिफिन तैयार कर दो। नैना की एक सोच कई परिवारों की खाने पीने की प्रॉब्लम दूर कर देती है। हमारी ही जमीन, हमारा ही दिया हुआ राशन और हमें ही खाने को नहीं मिल रहा। छोले भटूरे वाले, पाव भाजी वाले, एक एक प्लेट लाकर मुझे दे दो, पाव भाजी और छोले भटूरे। हाँ आंटी, अभी बनाता हूँ। वक्त के साथ कम्युनिटी किचन का ये आइडिया ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि 1 महीने में रेडी वालों को 50-50 हजार का मुनाफा होने लगता है। ये सब नैना भाभी के कारण हुआ है। आज उन्होंने अगर हमारी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। हम सबको अपने अपने मुनाफे में से उन्हें राशन के पैसे और इस माले का रेंट देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप, और उसके ऊपर से कुछ मुनाफा भी। ऐसे ही बारिश तो लगभग बंद हो गई समझो, नवरात्र भी आने वाली है, हम फिर से रेडियां लगा सकते हैं। सभी रेडी वाले मिलकर नैना के परिवार को धन्यवाद करते हैं और वापस से बाजार में रेडी लगानी शुरू करते हैं। एक रोज मुकेश अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में बाजार पहुंचता है।
10 रुपए की कितनी पानी पूरी? जितना आपका परिवार खा सके भैया। आज से यहाँ रेडी की हर दुकान में आपके लिए 10 रुपए का रेट फिक्स भैया। शादी के 3 महीने बाद प्रिया अपने नए घर में बैठी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी मायके में अटका हुआ था। प्रिया बेटा, आज क्या बनाएगी खाने में? पता नहीं मम्मी जी, यहाँ का चूल्हा ही ना अजीब है। मेरे मायके में तो गैस पर इतना अच्छा खाना बनता था, यहाँ की गैस में कोई दम ही नहीं है। अरे बेटा, गैस तो वही कंपनी की है जो तेरे मायके में भी थी। नहीं मम्मी जी, फर्क है। मेरे पापा जी ने प्रीमियम गैस कनेक्शन लिया था, उससे खाना बिल्कुल अलग स्वाद का आता था। अमित अपना सर हिलाता रहा। प्रीमियम गैस, ये कोई नई चीज थी क्या? भैया, आपकी बीवी को लगता है मायके में सोने के चूल्हे पर खाना बनता था। कविता, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। छोटी हो, छोटी की तरह रहो। भाभी है वो तुम्हारी। क्या कह रही है कविता, बताइए जी। कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप मायके की इतनी तारीफ करती है, वहाँ का खाना इतना अच्छा था तो यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मायके को भूल जाऊं। तुम्हारी शादी होगी ना तो देखेंगे। बड़ी आई। अरे नहीं बेटा, देखो कोई भूलने की बात नहीं है। तू जो भी अच्छा लगे वो बना, बस घर में शांति रहे। ठीक है मम्मी जी, मैं राजमा बनाती हूँ, लेकिन यहाँ के राजमा देख कर ही ना दिल घबराता है। मेरे मायके में तो कश्मीरी राजमा आता था, इतने बड़े बड़े दाने। रसोई में जाकर प्रिया ने राजमा निकाला। अब क्या, ये क्या राजमा है, इतने छोटे दाने। मेरे मायके में तो राजमा देखते ही मुंह में पानी आ जाता था, यहाँ का तो राजमा बेकार ही है। क्या हुआ प्रिया, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बेकार है, बताओ मुझे, क्या नहीं पसंद आया तुम्हें? ये देखो अमित, ये क्या राजमा है? मेरे पापा जी हमेशा कहते थे अच्छी चीज खरीदनी चाहिए, यहाँ तो सब कुछ तिकड़म का ही लगता है। कहीं तुम्हारे राशन के पैसे में धांधली तो नहीं हो रही ना? अरे प्रिया, राजमा तो वही है, हमने भी अच्छी दुकान से ही खरीदा है। कोई धांधली नहीं है, जो है वो बना दो। अच्छी दुकान? मेरे मायके में तो खुद की खेत का राजमा आता था, बिल्कुल ऑर्गेनिक। यहाँ तो पता नहीं कहाँ का राजमा है, केमिकल वाला। चलो मुझे क्या, बना देती हूँ। सास रसोई के बाहर से सुन रही थी। हे भगवान, इस लड़की को तो हर चीज में अपने मायके की याद आती है। पता नहीं कैसा मायका होगा इसका, कभी मौका मिले तो जाकर रहती हूँ वहाँ। राजमा पकते समय प्रिया फिर शुरू हो गई। मम्मी जी, यहाँ का प्रेशर कुकर भी ना अजीब है। मेरे मायके में तो हॉकिंस का था, उसमें राजमा 15 मिनट में तैयार हो जाता था। लग रहा है लोकल ब्रांड का ही है। वह भी सही बोल रही है, मुझे भी लोकल ही लग रहा है। आपकी मायके से ही तो आया है। हाँ तो क्या हुआ, सब हॉकिंस एक जैसे नहीं होते। मेरे मायके वाला न्यू मॉडल था, हो सकता है पापा ने ये पुराना मॉडल रख दिया हो। अब शादी तय होते ही तो पापा ने दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कविता धीरे से हंसकर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह प्रिया ने वॉशिंग मशीन चलाई। सुनते हैं जी, ये वॉशिंग मशीन क्या है? मेरे कपड़े ठीक से साफ ही नहीं हो रहे, अब मैं कैसे अपने कपड़े धोऊं? ये क्या बात होती है? अरे क्या हुआ प्रिया, आप क्यों चिल्ला रही हो? यार तुम्हारा तो समझ में नहीं आता। देखिए ये कुर्ता देखिए, बिल्कुल गंदा लग रहा है। मेरे मायके में तो एलजी की फुल ऑटोमेटिक मशीन थी, उसमें चमकते कपड़े निकलते थे। ये तो पता नहीं किस जमाने की है। बेटा अच्छे से देखो, ये भी एलजी की ही है। वैसे सही नहीं लगी तो पापा को बोलो, तुम्हारी पसंद की तुम्हें दे देंगे। क्यों? मम्मी जी, मॉडल अलग है। मेरे पापा जी ने लेटेस्ट मॉडल खरीदी थी, उसमें 15 प्रोग्राम थे, इसमें सिर्फ 10 है। अब क्या क्या पापा को बोलूं, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। वाह भाभी, आप तो मशीन एक्सपर्ट है। लगता है किसी लॉन्ड्री की दुकान में काम करती थी पहले। क्यों? हाँ करती थी। मेरे पापा जी हमेशा कहते थे बेटी को सब कुछ आना चाहिए, इसीलिए। और लॉन्ड्री की दुकान में मैं भला क्यों काम करूं? अरे अब तो पापा जी का भी डायलॉग शुरू हो गया। और सुनिए जी, यहाँ का डिटर्जेंट एकदम बेकार है। मेरे मायके में तो टाइड का प्रो वर्जन इस्तेमाल होता था, वही लेकर आइएगा। अरे बेटा ये वाला भी टाइड ही है, पढ़ना आता है ना? पापा जी फर्क है, प्रो वर्जन अलग होता है। ससुर क्या करता बेचारा, फिर अपने अखबार में मुंह छुपा लेते हैं। खाना बनाने के बाद प्रिया सबको खिलाने बैठती है। सॉरी मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं बना, यहाँ के मसालों में ना दम ही नहीं है। अरे बेटा बहुत अच्छा खाना बना है, चेक कर दे, ऐसे परेशान नहीं होते। हम लोगों के घर में कोई कुछ नहीं कहता, खाने का अपमान तो बिल्कुल नहीं करते। यही सिखाया मैंने अपने घर के लोगों को। नहीं मम्मी जी, मुझे पता है, मेरे मायके में ना मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, वहां के मसाले ही अलग थे। मम्मी खुद पिसकर गरम मसाला बनाती थी, यहाँ तो ये पैकेट वाला। मम्मी बहुत टेस्टी है, आप ना बेकार में टेंशन ले रही है। अरे तुम नहीं समझोगी, मेरे मायके के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ कुछ है ही नहीं। प्रिया खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। अरे आप तो चुप रहिए जी, आपको क्या पता, आप तो कभी मेरे मायके का खाना खाया ही नहीं। सास चुपचाप खाना खा रही थी। वो मन में सोचती है, लगता है इस लड़की को सिर्फ मायके की चीजें अच्छी लगती है, पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही चलेगा। खाने के बाद प्रिया फिर शुरू हो गई। मम्मी जी यहाँ की प्लेटें भी ना अजीब है। मेरे मायके में तो कॉर्निंग वेयर के सेट थे, इतनी साफ सुथरी दिखती थी।
बेटा प्लेट का खाने से क्या रिश्ता। वैसे हर बात पर ये मायके का नाटक ठीक नहीं है। कोई तुम्हें यहाँ कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पर तुम हम लोगों की, हमारे घर के सामान की बेइज्जती करो। नहीं पापा जी, अब तो बुरा मान गए। वैसे बहुत रिश्ता है पापा जी खाने का प्लेट से। अच्छी प्लेट में खाना भी अच्छा लगता है। मेरे पापा जी हमेशा कहते थे खाने का प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। कविता को भी गुस्सा आता है। हाँ, आपके पापा जी तो फिलोसोफर थे ना, तभी तो आप हर चीज पर कुछ ज्यादा ही ज्ञान रखती हैं। वो वाकई में बहुत समझदार है, हर बात को सोच समझ कर कहते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी। ये बोलकर प्रिया वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन घर की सफाई के दौरान प्रिया का ड्रामा चालू हुआ। अब ये झाड़ू भी क्या है, बिल्कुल काम की नहीं है। मेरे मायके में तो वैक्यूम क्लीनर था। अरे बेटा हमारे यहाँ भी वैक्यूम क्लीनर है, स्टोर रूम में रखा है, कोई यूज नहीं करता, तुम निकाल लो जाकर। प्रिया वैक्यूम क्लीनर निकाल तो लाती है लेकिन इसे चलाना नहीं आता। क्या हुआ, तुमको चलाना नहीं आता क्या? सिखाऊं बेटा? मम्मी जी सब वैक्यूम क्लीनर एक जैसे नहीं होते। मेरे मायके वाला डायसन का था, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड, और महंगा इतना कि कुछ करना ही नहीं होता था उसमें। लेकिन ये तो मैनुअल है। नहीं, इससे अच्छा मैं हाथ पैर ही चला लूं। ये बोलकर वो झाड़ू लगाने लगती है। तभी वाह भाभी, आप तो मशीनों की एक्सपर्ट है कि क्या क्वालिटी, क्या ब्रांड सही है, क्या नहीं है। वैसे जरा ध्यान से देखिए, ये भी डायसन का ही है। अरे बोला ना पुराना मॉडल होगा। वैसे हाँ, मैं हूँ एक्सपर्ट। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए। अमित ऑफिस से आया तो प्रिया की शिकायत शुरू हो गई। मैं ना यहाँ घुट रही हूँ, हर चीज में कमी है, ना खाना सही से बनता है, ना कपड़े साफ होते हैं। तो क्या करे प्रिया, सब कुछ बदल दे। हाँ क्यों नहीं, मेरे पापा कहते थे जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अरे तो बेटा अपने पापा से ही लेकर आ सब। प्रिया को गुस्सा तो आता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अगले दिन प्रिया का मूड और खराब था। मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरे मायके में सब कुछ कितना अच्छा था, यहाँ तो हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रिया आखिर क्या चाहिए तुम्हें, सब तो है। देखो जीवन में खुश रहना सीखना होगा तुमको। मुझे अपने मायके जैसा माहौल चाहिए। वहां मेरी मम्मी तुरंत समझ जाती थी कि मुझे क्या पसंद है। बहू तो हम भी तो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाभी, तो फिर वापस चली जाइए ना अपने मायके, यहाँ क्यों परेशान हो रही हैं? यही तो दिक्कत है, यहाँ कोई समझदारी से बात नहीं करता। कविता तू बीच में मत बोल। एक तो तेरी भाभी परेशान है, ऊपर से तू और ज्यादा कर रही है। भैया मैं गलत क्या कह रही हूँ? रोज रोज मायके की तारीफ सुनते सुनते कान पकते हैं। देखिए अमित, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, छोटी ननद भी सुना देती है। अगली सुबह प्रिया के मायके से फोन आया। बेटा प्रिया कैसी है, खुश है ना? मेरी लाडली तो फोन ही नहीं करती, मायके की लगता है बिल्कुल याद नहीं आती। नहीं मम्मी, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। मम्मी यहाँ सब कुछ घटिया है, ना खाना अच्छा बनता है, ना कपड़े साफ होते हैं। आपके यहाँ जो स्टैंडर्ड था ना, वो यहाँ का। मैं परेशान हो गई हूँ, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आपके घर में था। माँ सारी बात पिता को बताकर फोन देती है। तो एक काम कर बेटा, तू जो है उसी से काम करने की कोशिश कर। नहीं तो क्या करे बेटा, यहाँ आजा कुछ दिन के लिए। पापा बुला रहे हैं, मैं कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। कविता खुश हो जाती है कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन भाभी की चिकचिक से आराम तो मिलेगा। ठीक है बेटा चली जा, जैसा तुझे सही लगे। हाँ। प्रिया ने अपना सामान पैक किया। जा रही हूँ मैं, आप देखिएगा मायके जाकर मैं कितनी खुश रहूंगी। हाँ हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। वैसे वापस कब आओगी? पता नहीं, जब तक दिल ना भरे। वैसे तो मेरे घर से दिल कभी भरता ही नहीं है। भाभी अगर दिल नहीं भरे तो वापस आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहिएगा। आप भी खुश, हम भी खुश। खैर प्रिया को मायके जाने की जल्दी थी, इसलिए वो जाकर कपड़े तैयार करती है। तभी सास और पति आते हैं। प्रिया ये हार रख ले बेटा, कोई कहेगा ससुराल से क्या मिला है, पहन लेना अच्छा लगेगा। प्रिया हार को देखती है। अरे नहीं, मेरी माँ के पास एक भारी हार रखा है, इसकी तो डिजाइन भी अच्छी नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी ये, मेरे मायके वाला पहन लेती हूँ। प्रिया मैं बहुत मिस करूंगा तुमको। बेटा जल्दी आ जाना, तेरे बिना घर सुना लगेगा। हाँ पर मुझे तो वही मायके में ही अच्छा लगता है, चलती हूँ मैं। फिर क्या था, हमारी प्रिया पहुंच जाती है मायके। लेकिन फिर वाह मम्मी यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है, सुकून है बड़ा, यहाँ मजा आ रहा है मुझे। चल बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। वहां तो अपने हाथ से चाय बनाकर पीती होगी ना? नहीं मम्मी, सुबह की चाय तो मम्मी जी बनाती है और शाम की ड्यूटी ननद की है। मैं तो हमेशा बनी हुई चाय पीती हूँ। चाय पीते समय प्रिया को लगा कुछ अलग है। मम्मी ये चाय का स्वाद अलग क्यों लग रहा है, मजा नहीं आया, दूध कौन सा लेकर आई हो? अरे बेटा अब तो तेरा टेस्ट बदल गया होगा ससुराल की चाय पीते पीते, वरना दूध पत्ती सब वही है, माँ का हाथ का स्वाद भी वही है। प्रिया मन में सोचती है अजीब बात है,
उसे तो ससुराल की चाय अच्छी नहीं लगती थी, फिर ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसे ये चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। शाम को खाना खाते समय, मम्मी ये सब्जी का स्वाद वो वाला नहीं है। क्या हो गया मम्मी, तुम अच्छा खाना क्यों नहीं बना रही हो? चाय भी आज वैसी थी और अब ये सब्जी। बेटा वही तो सब्जी है जो तू पसंद करती थी। माँ ने उल्टा स्पेशली वैसी बनाई जैसे तू खाती थी। लेकिन पापा ससुराल में मैंने जो बनाई थी ना वो ज्यादा टेस्टी थी। लगता है उन लोगों की सब्जी फ्रेश होती होगी, ये सही नहीं लग रही। देख बेटा, अब तो तू एक्सपर्ट हो गई है। माँ का खाना अब तुझे पसंद नहीं आ रहा क्यों? अब प्रिया का हाल अजीब सा हो गया। जैसे ही अगली सुबह प्रिया ने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चलाई, ये क्या, कपड़े इतने साफ क्यों नहीं लग रहे? इससे ज्यादा साफ तो मेरे ससुराल की मशीन साफ करती है। माँ ये कैसी मशीन है? या तो फिर ना वॉशिंग पाउडर सही नहीं है। छोड़ो, हाथ से ही धो लेती हूँ। प्रिया सोचती है ये क्या, ससुराल में तो कपड़े उसे और साफ दिखते थे, ये हो क्या रहा है? दोपहर में खाना बनाते समय भी प्रिया को अजीब लग रहा था। मम्मी ये राजमा कुछ अलग लग रहा है। अरे वही तो कश्मीरी राजमा है बेटा, जिसकी तू तारीफ करती थी। क्या हुआ, तुम लोगों के घर कुछ अलग राजमा आता है क्या? अच्छा वही है। हाँ लेकिन स्वाद अलग है। वहां का राजमा ना ऐसे घुलता है जैसे, क्या बताऊं। तीसरे दिन प्रिया ने वैक्यूम क्लीनर निकाला। अरे मम्मी ये डायसन ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरे ससुराल का है लोकल, लेकिन क्या क्लीनिंग करता है, बहुत मजा आता है। माता पिता प्रिया को देखते और हंसते हैं कि कैसे लड़की एक पल में पराई हो जाती है। वहीं ससुराल में प्रिया ने रसोई को कितने अच्छे से क्लीन करके रखा है, एक एक डब्बे में चीजों को कैसे संभाला है। सच्ची उसके बिना घर में मजा ही नहीं आ रहा। अरे बहू की इतनी याद आ रही है तो फोन कर लो। ये क्या हो रहा है? मुझे जिन चीजों को मैं बेस्ट समझती थी वो अच्छी नहीं लग रही। सच्ची मेरा ससुराल कितना अच्छा है। मैं फालतू में उन लोगों को कैसे परेशान करती थी, लेकिन उन लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा मेरे बिना। मैं ही क्यों आई? तभी सास का फोन आता है। अरे मेरी प्रिया बेटी, जब से मायके गई है सास को फोन ही नहीं किया है? सास की आवाज सुनते ही प्रिया खुश हो जाती है। मम्मी जी सच बोलो तो अभी अभी ना आपको याद कर रही थी। कैसे हैं आप? सबको तो मेरे बिना अच्छा लग रहा होगा ना, मैं हमेशा बहुत शिकायतें करती रहती थी। अरे कैसी बात कर रही है बहू, तेरे बिना घर एकदम सूना लग रहा है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से वापस आ जा। सास की बात सुनकर प्रिया की आंख भर आती है। चौथे दिन प्रिया मम्मी से कहती है, मम्मी मैं खुद खाना बनाऊंगी आज। पता नहीं क्यों यहाँ की हर चीज में वो बात नहीं लग रही है जो मेरे ससुराल में है। ठीक है बेटा, तू जो भी बनाना चाहे बना ले, पर बार बार हम लोगों के घर को बुरा और अपने ससुराल को अच्छा ना बोल, समझी? मेरे घर में ही रहकर तू इतनी बड़ी हुई है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे घर का अपमान। माँ अब 2 दिन नहीं सुन पाई, और मेरे ससुराल वाले तो कितने दिनों से ये सुन रहे हैं। काश मैं वहां से आती नहीं। फिर प्रिया खाना बनाने लगती है। प्रिया ने बिल्कुल वैसे ही मसाले डाले जैसे ससुराल में डालती थी, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। ये क्या बात है, मैंने वही तरीका अपनाया, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। शाम को प्रिया ने अमित को फोन किया। कैसे हैं आप? आप तो मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं। लगता है आप लोगों को मेरे बिना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अरे प्रिया तुम कैसी हो, खुश हो ना? बस इसलिए कि तुम्हें हम लोगों के घर अच्छा नहीं लगता इसलिए फोन नहीं कर रहा था। कम से कम वहां खाने का स्वाद अच्छा होगा, कपड़े साफ होंगे और चीजों को अच्छे से एंजॉय कर रही होगी। हैप्पी हो ना तुम? हाँ वो मैं। मम्मी बहुत याद कर रही है, रोज पूछती है कब वापस आएगी। मम्मी का तो दिल ही नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। वो मम्मी जी का फोन आया था, मैं कल वापस आ जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी? तुमने तो कहा था जब तक दिल ना भरे तब तक नहीं आओगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ बस वो मेरा दिल भर गया। अब अगले रोज प्रिया अपने ससुराल आती है, जहाँ उसको देखते ही, क्या बात है भाभी, 4 दिन में वापस आ गई? लग रहा है अच्छी और क्वालिटी की चीजें अब आपको राज नहीं आ रही। शायद ससुराल की लोकल चीजों में आपका दिल लग गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन अब ये बात समझ में आ गई है कि यहाँ की चीजों से अच्छा कुछ नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया बहू, ससुराल में आने की इतनी जल्दी? तुम्हारे मायके में तो सब कुछ हमसे ज्यादा अच्छा है। प्रिया कुछ कहती उससे पहले सास बोल पड़ती है। अरे चुप रहो तुम दोनों, ये घर प्रिया का है। अपने घर में आने के लिए उसको किसी से सोचना या पूछना नहीं पड़ेगा। बेटा तुम्हारे बिना ना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, सुना सुना लग रहा था। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी जी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। हर चीज ससुराल की मायके से कंपेयर कर रही थी। जब मायके जाके मुझे पता चला कि यहाँ की तो हर एक चीज सबसे अच्छी है, स्पेशल। प्रिया सास को गले लगा लेती है
अब बहू समझ जाती है कि मायके की पॉलिटिक्स मायके तक ही ठीक है, उसको ससुराल नहीं लाना चाहिए।